डेटा जो भी विपक्ष पेश करता है वो सरासर गलत पेश करता है। पिछले 20 वर्षों से हरियाणा के अंदर एक नेक्सस चल रहा था नौकरियां बांटने का। 4,20,062 करोड़ रुपए का घोटाला देश में कांग्रेस करके गई थी। आज हरियाणा का युवा नशे में जा रहा है, ये सच में गंभीर समस्या। बहुत सारी गाय जो है वो कूड़े के ढेर पर जो पॉलिथीन है उनको खाकर अपना स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है। लोकसभा चुनाव आते ही सियासत में उबाल है, लेकिन जनता के भी कुछ सवाल हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन जी हैं। आपका स्वागत है नेहा धवन जी। नमस्कार। मैं राजेश चुग, जुगाड़ी न्यूज से। नेहा जी, अक्सर जनता पूछती है युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा और कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी इसी तरह से कहती हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विपक्ष का काम है, अगर वो वर्तमान सरकार के पक्ष में बोलेंगे तो विपक्ष कैसे होगा, तो उन्होंने तो विपक्ष में बोलना ही बोलना है। जहां तक बात है हरियाणा सरकार के युवाओं को रोजगार देने की, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम 2014 से पहले का ब्यौरा लें तो कांग्रेस के समय में, हुड्डा जी के समय में केवल 75,000 नौकरियां दी गई थी सरकारी। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने भारतीय जनता पार्टी के समय में पिछले 9.5 वर्षों में हमने लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दी। एक छोटा सा बड़ा क्विक मैं डाटा आपके सामने पेश करूंगी। 1999 से 2005 तक HSSC के अंदर कांग्रेस के समय में केवल 11,808 नौकरियां दी गई। 2005 से 2014 में HSSC के अंदर 58,766 नौकरियां दी गई। लेकिन 2014 से 2023 तक के समय जो हमारा रहा, हमने HSSC के अंदर 96,934 भर्तियां की गई और अभी जो वर्तमान में लगभग 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले ही जो नौकरियां दी गई हैं उसमें 35,321 नौकरियां जो है वो HPSC में, यानी कि हमने लगभग 1.25 लाख के आसपास HSSC में नौकरियां दे दी हैं। HPSC के अंदर 2005 से 2014 में केवल 5,424 नौकरियां दी गई। लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक HPSC के अंदर हमने जो नौकरियां दी हैं वो लगभग 4,059 हैं और अभी जो नौकरियां दी गई हैं हफ्ते पहले उसमें 7,896 HPSC के कार्यकर्ता जो है लिए गए हैं कैंडिडेट। तो अब तक अगर हम देखें तो लगभग हम 1,40,000 के आसपास नौकरियां दे चुके हैं और अभी 10,000 के आसपास जो हमारी रह गई हैं, जो 1.5 लाख का हमने वादा किया था, उसकी भर्तियां अभी जो है वो आगे भी हमारा कार्यकाल अभी 6 महीने का रहता है, उसमें पूर्ण हो जाएगा। तो हमने लगभग डबल नौकरियां दी हैं। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन था, हरियाणा प्रांत के अंदर एक नैरेटिव आपने देखा होगा, प्रोगेटिव था कि सरकारी नौकरी है तो आप नौकरी वाले हैं, आपके पास रोजगार है, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। ऐसा नैरेटिव आप हमेशा हरियाणा में देखते आए हैं, आप भी पुराने बहुत सीनियर पत्रकार हैं हिसार से। तो यहाँ हमने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार को युवाओं के दिमाग से निकाला। उन्होंने ये कहा कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी पाना नहीं है, अगर आप स्वरोजगार करते हैं, आप अपना खुद का धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, आप उनको मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया तक जो लेकर गए हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर गए हैं और उनके सपने को पूरा किया है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने, और आगे नायब सिंह सैनी जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो पूरा करेंगे। देखिए, रोजगार का डेटा जो भी विपक्ष पेश करता है वो सरासर गलत पेश करता है, सरासर झूठ बोलता है, एक गलत नैरेटिव सेट करने की बात रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अपने कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऑनलाइन साइट बनाकर इस डाटा को अपलोड किया है और उस डाटा के आधार पर वो विपक्ष जो है ये नैरेटिव सेट करता है कि हमने रोजगार नहीं दी और इतनी बेरोजगारी की दर बढ़ चुकी है, जबकि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर कम हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ वो डाटा है कि किसके पास सरकारी नौकरी है, अगर है तो वो रोजगार है, नहीं है तो वो बेरोजगार है। अगर मैं एक दुकानदारी करती हूँ, किसी का गारमेंट्स का काम है, किसी की शूज की फैक्ट्री है, क्या वो रोजगार में नहीं आता है? क्या वो देश के भविष्य को, देश की जो हमारी ग्रोथ है उसको, फाइनेंशियल ग्रोथ को आप करने के लिए काम नहीं कर रहा? वो देश की ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहा, प्रगति के लिए काम नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वो GST पे कर रहा है, वो टैक्स पेयर है। तो वो लोग भी तो रोजगार
रोजगार उनके पास है। इसलिए इस तरह के डाटा पर भ्रमित ना हो प्रदेश की जनता। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, हमने डबल, कांग्रेस से डबल जो है वो नौकरियां दी हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हरियाणा प्रांत के लोगों को, हम जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको हम सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार में भी उनको मोटिवेट करें और उनको मेड इन इंडिया की तरफ मोड़े, ताकि हरियाणा के बच्चों के पास में पेटेंट हों। पिछले 10 साल में आप देखिए जो पेटेंट हुए हैं वो हरियाणा के कितने बच्चों ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने पेटेंट किए हैं। नेहा जी, आप बात जो कह रही हैं उसके विपरीत मतलब विपक्षी और अन्य कई लोग कहते हैं कि अंदर खाते अब भी भ्रष्टाचार है, जबकि सुशासन की बात की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राजेश जी आपने। देखिए, जिन लोगों की अंदर खाते की दोस्ती होगी, जिन लोगों की दोस्ती दलालों के साथ थी, पिछले 20 वर्षों से हरियाणा के अंदर एक नेक्सस चल रहा था नौकरियां बांटने का, और वो दलाल जो थे वो जगह जगह आपको मिल जाते थे कि आपको ये वाली नौकरी चाहिए इतने लाख में मिलेगी, ये वाली नौकरी चाहिए, सब इंस्पेक्टर लगना है तो 18 लाख चलेंगे। हम भी सुना करते थे, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो अलग रेट थे, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो अलग रेट थे, जेबीटी के अलग रेट थे। वो नेक्सस अब घर बैठे क्या करेगा? खाली हो गया, उनके पास काम धंधा खत्म हो गया, अब वो क्या करेगा? अब वो ये बातें बनाएगा कि शायद ये काम हम दलाल अब नहीं कर रहे, लेकिन कुछ और नए लोग कर रहे होंगे। ये उनकी ख्याली पुलाव है, उनकी कहानियां हैं। नेहा जी, जैसे कोई आम आदमी है जब किराने की दुकान पे जाता है या सामान लेने जाता है तो हर 6 महीने बाद उसे महंगाई का सामना करना पड़ता है, तो पूछती है जनता की आखिर महंगाई पर कब लगाम लगेगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आभार राजेश जी, आप मुझसे इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं और मुझे मौका मिला लोगों से रूबरू होकर जनता को इन बातों पे क्लैरिफिकेशन देने का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, महंगाई की बात। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी देश की कमान संभाल कर आए थे, 2014 में पहली बार उन्होंने देश की कमान को संभाला, उस वक्त कांग्रेस इतनी दलाली कर गई थी, लगभग 4,20,062 करोड़ रुपए का घोटाला देश में कांग्रेस करके गई थी। इसको अगर हम इलेबोरेट करें, जीरो काउंट करें, तो लगभग जो है वो 42 खरब 20 अरब और 62 करोड़ रुपए का घोटाला था। इतने पैसों के घोटाले में आप समझिए वो राजस्व भी तो कम हुआ होगा ना, उतना देश पर कर्ज भी तो बड़ा होगा। दूसरी बात, जो पॉलिसीज पेट्रोलियम इंडस्ट्री को लेकर कांग्रेस ने की थी, उनके बॉन्ड का जो भरना था, वापस रिटर्न करना था वो पैसा वर्ल्ड बैंक को और अन्य एजेंसीज को, वो वक्त आया जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। प्रधानमंत्री जी चाहते तो उस पर भी विदेशों के सामने या वर्ल्ड बैंक के सामने अपनी झोली फहराकर, अपने आप को गरीब दिखाकर और भारत देश को की साख को नीचा करके फिर से और लोन मांग लेते कि हम बहुत गरीब हैं, जैसे कि पिछली सरकारें करती आई। कांग्रेस ने तो ये खेला खेला ही है, आप जानते हैं, विदेशियों के सामने और वर्ल्ड बैंक के सामने अपने आप को गरीब दिखाकर ऐसा खेल खेला उन्होंने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम पिछला उधार उतारेंगे और वो बॉन्ड जो पेट्रोलियम बॉन्ड थे वो हमने भरे। उस बॉन्ड को भरने के कारण कुछ चीजें हमें वहन करनी पड़ी महंगाई के रूप में। दूसरी चीज, जब कोरोना आया, महामारी आई, उस वक्त अगर आप देखें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हाइप इंटरनेशनल लेवल पर 300% बढ़ा था। पूरे अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो 300% पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो बढ़त हो गई थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो अपने राजस्व पर उसको वहन किया और देश में केवल उसको 117% की वृद्धि पर ही रखा। अगर 300% की वृद्धि होती तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती भारतीयों के लिए। लेकिन वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की भारतवासियों की और उसको हमें थोड़ा थोड़ा वहन कराया ताकि हमें पता भी ना चले। लेकिन जब से वो चीजें खत्म हुई हैं, बॉन्ड भरे गए हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर कोरोना के बाद की स्थिति को भारत ने संभाला है और उसको कम करते हुए आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि धीरे धीरे ये चीजें कम हो रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की कमान नहीं होती तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो चुकी होती, बिल्कुल ध्वस्त हो गई होती। जिस तरह से श्रीलंका और पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, भारत का हाल भी आपको वैसा देखने को मिलता। नेहा जी, जहाँ तक महंगाई की बात है वो तो है ही, लेकिन हरियाणा के भी बहुत से युवा लगातार नशे की गर्त में डूबते जा रहे हैं। तो पूछती है जनता कि जैसे
पहले उड़ता पंजाब था, उसी तरह उड़ता हरियाणा एक नाम से विख्यात न हो जाए, तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या योजनाएं हैं युवाओं के लिए? जी बिल्कुल राजेश जी, ये गंभीर समस्या है और मैं तो यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि जो अभी आप स्टेटमेंट बोल रहे थे वैसी स्टेटमेंट हरियाणा के लिए और हरियाणा के युवाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हरियाणा का युवा खेलकूद में आगे है, हरियाणा का युवा जो है स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट उसका अच्छा है। हम तो इसी बात से ही हरियाणा को जानते हैं, जिस दूध दही का खाना वो देश हरियाणा। तो हमारा हरियाणा उन्हीं चीजों से जाना जाना चाहिए, ये मेरी कामना है। आज हरियाणा का युवा नशे में जा रहा है, ये सच में गंभीर समस्या और ये एक राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर एक सामाजिक इशू हमें लेना चाहिए। और इसमें जितना ग्राम पंचायतें सामने आ सकती हैं, जितने परिवार सामने आ सकते हैं, जो हमारे राज्य में जो समाज सेवी काम कर रहे हैं, उनको मिलकर सरकार के एजेंडे के साथ, सरकार के विचार के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस नशे रूपी दानव को हरा पाएंगे। ये एक सामाजिक इशू के रूप में लेना चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा, अभी तो पंजाब के हालात बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस हमारे सामने फिर भी आ जाते हैं कि ग्राम पंचायत में जो वहाँ पे नशा बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। उसी तरह से हरियाणा के लोगों को भी आगे आना होगा, हरियाणा के गाँव वासियों को भी आगे आना होगा। नेहा जी, अक्सर गौ सेवा को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, कुछ क्रियान्वित होती हैं, कुछ लटक जाती हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब भी गौवंश को कूड़े कचरे से पेट भरते हुए या दर दर की ठोकरें खाते हुए देखा जा सकता है। तो पूछती है जनता कि आखिर गौवंश को पूरा सम्मान कब मिलेगा और उसकी समुचित देखभाल कैसे हो पाएगी? बिल्कुल राजेश जी, आपने मेरे मन का, जो मेरे विचारों के साथ, मेरे मन के साथ एक जुड़ी हुई भावना है, उसको आपने उजागर किया है। आप मुझे बहुत पुराने समय से जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरी हांसी में एक मुहिम मैंने शुरू की थी, पॉलीथीन मुक्त अभियान। और उस अभियान का जो मेन मुख्य बात हमारे सामने पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ पशुधन की सुरक्षा भी था, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारी गायें जो है वो कूड़े के ढेर पर जो पॉलीथीन है उनको खाकर अपना स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा है। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी गौवंश है जो सड़कों पर जो है वो विचरण कर रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे और बुजुर्गों को कई बार दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इनकी सुरक्षा के लिए, इनसे सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी निकाली हैं। और हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर जो हमारी गौशाला हैं उनको समर्थन देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के अंदर गोवंश संरक्षण कानून भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेकर आई है। पिछले 9.5 साल के अंदर उनका ये एक अच्छा काम रहा। और अभी आपने देखा, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपना वित्तीय बजट पेश कर रहे थे, जो अभी इससे पिछले वाला बजट था, उसमें उन्होंने लगभग 400 करोड़ के आसपास जो है वो गौशाला के लिए, गोवंश के संरक्षण के लिए, और ताकि वो जो है गलियों में विचरण ना करें, वो एक प्रॉपर जगह पर रहें, उसके लिए स्पेशल 400 करोड़ रुपए का बजट भी जो है इसके लिए निकाला है अलग से। तो पूरा कंसंट्रेशन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हरियाणा प्रांत में गोवंश को गौशाला प्रदान करने के लिए और गोवंश के जीन्स को और बढ़ाने के लिए, उनकी नस्ल को, उनकी किस्म को और उम्दा करने के लिए इस पर रिसर्च पर भी उन्होंने स्पेशल बजट निकाला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा जी से अभी हमने बातचीत की, उन्होंने बड़ी बेबाक राय रखी। इसी तरह की बेबाक जानकारी के लिए जुड़े रहिए जुगाड़ी न्यूज़ के साथ।